मंजिल बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कठोर परिश्रम ना सिर्फ हमें स्वस्थ रखता है, हमें कामयाबी दिलाता है, बल्कि समाज में सम्मान भी दिलाता है। जी हाँ, सफलता देखने वालों को सरल, सुंदर और सराहनीय लगती है, लेकिन पाने वालों के लिए ये लगातार कठोर परिश्रम का परिणाम होती है। एडिसन एक दिन में 21 घंटे तक काम करते थे और वो तकिए के रूप में अपनी किताबों के साथ प्रयोगशाला की टेबल पर सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए ही सोया करते थे। सचिन तेंदुलकर, हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टीम में चयन होने से पहले और बाद में एक दिन में 16-16 घंटे से ज्यादा अभ्यास करते थे। इसी तरह हर कामयाब आदमी ने कभी ना कभी अपने सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ त्याग कर कड़ी मेहनत जरूर की है। कहा भी जाता है, हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। बिल्कुल, हम अपने जीवन का चाहे जितना बड़ा लक्ष्य तय करें, उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, मेहनत उतनी ज्यादा करनी होगी। तो मेहनत के साथ बढ़ाइए अपनी मंजिल की ओर कदम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब। और आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे जिनमें टीकाकरण कम संख्या में हो पाया है। बैठक में ऐसे जिले शामिल होंगे जहां 50% से कम पहली डोज दी गई है और दूसरी डोज भी पर्याप्त संख्या में नहीं दी जा सकी है। प्रधानमंत्री झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीकाकरण वाले दूसरे राज्यों के 40 से ज्यादा जिला कलेक्टरों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर पिन्ना मनेनी सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भविष्य में भी किसी आपात चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोकसभा की 3 सीटों और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती आज होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को हुआ था। मतगणना केंद्रों पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। जीएसटी संग्रह अक्टूबर में बढ़कर 1.30 लाख करोड़ हो गया है। 1 जुलाई यानी 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2020 की तुलना में 24% अधिक था। वित्त मंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जीएसटी संग्रह के आंकड़े आर्थिक सुधार के रुझानों से मेल खाते हैं। दिल्ली में खेलों के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए और इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति से हर खिलाड़ी अपना मुकाम पा सकता है और इसमें एक अहम जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों की है जो देश के लिए सम्मान जीतते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अप्रैल 2022 में समय से पोत की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासों के लिए कोची शिपयार्ड की सराहना की। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर अगस्त 2022 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 107 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12,77,000 से अधिक खुराकें कल दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा कि देश ने पात्र आबादी के 78% लोगों को पहली कोविड-19 वैक्सीन खुराक और 35% पात्र लोगों को दूसरी खुराक दे दी है।
हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हुए आगामी हज यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हज मोबाइल ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है। और आइए राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालने के बाद अब प्रदेशवार खबरें देख लेते हैं और NEWS यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तमाम राज्यों से आ रही खबरों पर एक नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने सालंगपुर में कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में डेंगू की स्थिति की समीक्षा की और दिल्ली सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया। मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार डेंगू प्रभावित राज्यों में विशेषज्ञों का दल भेज रही है। दिल्ली में सभी क्लासेस के लिए स्कूल खुल गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के साथ 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोले गए हैं। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य की गई है। ज्यादातर पेरेंट्स फेस्टिव सीजन के बाद कोविड की स्थिति को देखने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस के मामले सामने आने के बाद विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान को पूरी सक्रियता से चलाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि वेक्टर जनित इस रोग के उपचार और बचाव के लिए सभी प्रबंध कर लिए जाएं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 नवंबर से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों और जानी मानी हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये सत्र 18 नवंबर तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जाएं। पटना के गांधी मैदान में 2013 में हुए धमाके के मामले में NIA कोर्ट ने 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। वहीं 2 दोषियों को आजीवन कारावास और 2 को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। एक कैदी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। वसूली मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पाया कि देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। कर्नाटक की स्थापना दिवस के मौके पर राज्योत्सव मनाया जा रहा है। विधानसभा में राज्य के फ्लैग के रंग के आधार पर लाइटिंग की गई है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आने वाले दिनों में कोविड-19 महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में पारस्परिक सहयोग पर चर्चा की। कोविड वैक्सीन के निर्माण और वितरण पर भी दोनों नेताओं के बीच विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने बोरिस जॉनसन को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए आपसी सहयोग और भारत के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर भी बातचीत की। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बनाए वैश्विक मिशन। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र COP26 के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एकमात्र देश है जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसकी भावना के तहत काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को वैश्विक मिशन बनाया जाए। और मुझे खुशी है
कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। आज भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में चौथे नंबर पर है। बीते 7 वर्षों में भारत की नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है और अब ये हमारे एनर्जी मिक्स का 40% पहुंच गया है। फ्रेंड्स, विश्व की पूरी आबादी से भी अधिक यात्री भारतीय रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। इसी प्रकार हमारे विशाल एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है। आज भारत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स पर तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो और एडिनबर्ग के भारतीय समुदाय के 45 प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इसमें चिकित्सा, शिक्षाविद और कारोबारी क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने प्रिंस विलियम अर्थशॉट पुरस्कार प्राप्त दिल्ली स्थित फर्म टॉकाचर फाउंडेशन के विद्युत मोहन और सौर ऊर्जा आधारित आविष्कारकर्ता तमिलनाडु की 14 वर्षीय विनीशा उमाशंकर से भी मुलाकात की। बिना रोक-टोक 35 देशों की यात्रा। अब भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, मॉरिशस और मंगोलिया ने भी मान्यता दे दी है। अब बिना रोक-टोक 35 देशों की यात्रा कर सकेंगे भारतीय। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 107 करोड़ के करीब पहुंच गया है। कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक भी करेंगे। G20 प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन को उपयोगी करार दिया। उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने वैश्विक महत्व के अहम मुद्दे जैसे महामारी से लड़ाई, स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की। G20 देशों का शिखर सम्मेलन रोम घोषणा के ऐलान के साथ संपन्न हो गया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। उनकी पार्टी ने निचले सदन की 233 से ज्यादा सीटें हासिल की है। जापान की संसद ने पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को 4 अक्टूबर को देश का नया प्रधानमंत्री चुना था। किशिदा ने योशिहिदे सुगा का स्थान लिया है। तो तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने के बाद अब प्रतिबिंब बताइए कि आज क्या और बड़ी गतिविधियां रह सकती हैं। आज बड़ी गतिविधियों में प्रधानमंत्री से जुड़ी एक गतिविधि है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री ग्लासगो में स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इजराइल, नेपाल, मलावी, यूक्रेन, जापान, अर्जेंटीना के नेताओं और उद्यमी बिल गेट्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वैश्विक नेताओं के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसका विषय होगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवाचार और परियोजना में तेजी लाना। आज उपराष्ट्रपति विशाखापट्टनम के दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय
विश्वविद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। 61वें नेशनल डिफेंस कॉलेज में छात्रों को वर्चुअली संबोधित करेंगे और भारत के राष्ट्रीय मूल्य, रुचियां और उद्देश्य इस विषय पर बात करेंगे। और रेल संबंधी संसदीय समिति और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक संसदीय सौध में होने वाली है। तो तमाम बड़ी खबरें और आज की गतिविधियों पर हमने नजर डाल ली और अब बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट यानी सेहत की। तो आज हम प्रतिबिंब सेहत में एक खास बात करने आए हैं। आज हम बात करेंगे ध्यान की। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, और अगर लोगों को इसके बारे में पता भी है तो लोग इसके फायदों को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते और साथ ही तरीका लोगों को नहीं पता होता प्रतिबिंब कि ध्यान आखिर करना कैसे है। तो आज अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर ध्यान क्या है, कैसे किया जा सकता है और क्या है इसके फायदे। ध्यान के लिए ध्यान मुद्रा धारण करें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली को रखें। अपने कंधों और कोहनियों को शिथिल कर दें। संपूर्ण शरीर के प्रति सजगता बनाए रखें और धीरे धीरे शरीर को शिथिल एवं शांत करते जाएं। अब सजगता सामान्य श्वासों के प्रति हो। चल रहे श्वास प्रश्वास को भीतर से अनुभव करें। और श्वासों पर ध्यान लगाते हुए अपने मन की निर्विचार अवस्था को अनुभव करने का प्रयास करें। विचारों को शून्य करते जाएं। गहरा श्वास भीतर लें और धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति पुनः सजग हो जाएं। धीरे से वापस आएं। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। प्रीति, ध्यान में हम लोग देखते हैं कि ये तो आत्मा और शरीर दोनों के लिए बेहतर होता है ध्यान लगाना, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि कोई काम भी करते हैं तो हमें कहा जाता है कि ध्यान लगाकर करो। मतलब ये होता है कि सब कुछ छोड़कर जब आप अपने विषय पर अपने आप को केंद्रित करते हैं तो वो ध्यान लगाना होता है। तो ये सब कुछ छोड़कर, परिपंच छोड़कर कहीं ना कहीं केंद्रित करना विषय पर, ये ध्यान लगाना होता है। अब जो भागदौड़ भरी जिंदगी है प्रतिबिंब, उसमें कहीं ना कहीं ये एक और जरूरी हो जाता है कि हम ध्यान यानी मेडिटेशन जरूर करें क्योंकि आज मल्टीटास्किंग वाला काम हो गया है, इसलिए ध्यान एक जगह लगाना और फोकस करना ये भी दिक्कत हो रही है। तो भावनात्मक, शारीरिक और कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो मेडिटेशन और ध्यान है वो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये थे दिन भर के जो तमाम खास कार्यक्रम है उन पर हमने एक नजर डाली और फिलहाल हम अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और रामनगरी अयोध्या में इस बार दीपोत्सव को और अधिक भव्य बनाने की तैयारी है। तो ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं दीपोत्सव की तैयारियों के साथ। Ujjain is an ancient city. It is a city that used to be regarded as the center of Bharatvarsha. It was not only a place for dharma, artha and moksha, it was also a place for kama. It is the place where Mahakal resides. It is a place that is associated with the name of Vikramaditya.
It is associated with the names of famous poets like Bhartrihari and Kalidas. Place where Krishna and Balaram studied. But Ujjain is much more than that. हेलो इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। बिल्कुल, आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 2 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 2 नवंबर वर्ष 2013 में इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन के दौरान प्रत्येक वर्ष इस दिन को मनाने का फैसला लिया। महासभा में इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों से पत्रकारों के खिलाफ किए गए अपराध से दंड मुक्ति समाप्त करने का आह्वान किया गया। इस दिन फ्रांस के 2 रेडियो पत्रकार क्लाउदे वेरलोन और गिसिलेन दुपोंतो की उत्तरी माली में हत्या कर दी गई थी। 2 नवंबर वर्ष 1699 में जीन बैप्टिस्ट सिमोन चार्डिन का जन्म फ्रांस में हुआ। वे 18वीं सदी के महान चित्रकार थे। चार्डिन ने कुल मिलाकर 200 से अधिक चित्रों को चित्रित किया। खेलने वाला बच्चा चार्डिन का पसंदीदा विषय था। उन्होंने अपनी चित्रकारी में सरल लेकिन खूबसूरत बनावट वाले स्थिर जीवन का समर्थन किया और संवेदनशील रूप से घरेलू अंदरूनी शैली के चित्रों को चित्रित किया। चार्डिन अपनी चित्रकारी में रसोई की नौकरानियों, बच्चों और घरेलू गतिविधियों को दर्शाते थे। 2 नवंबर वर्ष 1833 में महेंद्र लाल सरकार का जन्म कोलकाता के पास पाइकपाड़ा नामक गांव में हुआ। महेंद्र लाल भारत के एक चिकित्सक, समाज सुधारक और वैज्ञानिक चेतना के प्रसारक नेता थे। उन्होंने शोध संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के दूसरे स्नातक मेडिकल डॉक्टर थे। अपने व्यावसायिक जीवन में उन्होंने उस युग के कई महान व्यक्तियों जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस और त्रिपुरा के महाराज की चिकित्सा की थी। जी हाँ, ये था आज का इतिहास। ये तो आज का इतिहास था, लेकिन आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज धनतेरस है और 5 दिन का जो दीपावली का महापर्व होता है उसकी शुरुआत आज से ही होती है। तो इसकी शुभकामनाएं भी हम देते हैं अपने दर्शकों को। जो ये पर्व हैं, त्योहार हैं, वो और उमंग और उल्लास आप सभी के जीवन में लेकर आए। और फिलहाल मुझे और प्रतिबिंब को इजाजत दीजिए। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं सुरीले संगीत के साथ। आज के कलाकार में अपनी संगीत में कला को दिखा रहे हैं सरोद वादक प्रभात कुमार। साथ ही तबले